हाय एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सुमित लूथरा और आपका वेलकम करता हूं हमारी इस नई वीडियो में जिसका टॉपिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक प्रॉब्लम अवश्य आएगी, पक्का आएगी, 100% आएगी, ऐसी कम से कम एक। जब आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा तो उसमें कम से कम एक क्वेश्चन, अगर ये आपका सिलेबस का पार्ट है तो कम से कम एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक क्वेश्चन आपको अवश्य आएगा। तो जिन चीजों की मार्किंग स्कीम श्योर होती है कि इसमें से हमें इतने नंबर का पेपर आएगा, उन टॉपिक्स को पढ़ना बेहद लाजमी है, बेहद जरूरी है। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक की गहराइयों को और कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखेंगे। तो हमारे पास टॉपिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला की। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या करता है? रिप्रेजेंट्स द simplest ratio of number of atoms of different elements present in one molecule of compound। जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट रेशियो किस चीज की? कि कौन कौन से एटम्स, कौन कौन से एलिमेंट के कौन कौन से एटम कितने प्रकार के हैं और कितने किस किस रेशियो में वो उसमें हैं। ओके, ये चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला represents the actual number of atoms of different elements present in one molecule of compound। तो बेटा फर्क कहां पर है? फर्क सिर्फ दो चीजों में है। यहां पर सिंपलेस्ट रेशियो है और यहां पर एक्चुअल नंबर है। ओके, यहां पर एक्चुअल नंबर है। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक्चुअल नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला उन्हीं एटम्स का कितना रेशियो है वो रिप्रेजेंट करता है। आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए कि आपके पास ना कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला हम यहां पर लिखेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, तो मान लीजिए कि आपके पास जो कंपाउंड है वो है बेटा, सबसे पहले बेंजीन है। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इट इज C6H6। तो C6H6 इन दोनों में से अगर मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं? मैक्सिमम आई कैन टेक 6 एज कॉमन। तो अगर मैं 6 और 6 को कॉमन निकालूं या इन दोनों को रेशियो निकाल लूं तो द आंसर विल बी C1H1। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ने हमें उसका एग्जैक्ट नंबर बताया कि एक मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन के अंदर 6 एटम्स कार्बन के हैं और 6 एटम्स हाइड्रोजन के हैं। लेकिन उसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो उन दोनों की रेशियो बता रहा है 1:1, मतलब दोनों बराबर मात्रा में मौजूद हैं, उनका नंबर जो है वो इक्वल है। तो ये उनकी रेशियो बता रहा है। आइए एक और समझते हैं, ग्लूकोज। C6H12O6। तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि
एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर 6 एटम कार्बन के रहेंगे, 12 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 6 एटम ऑक्सीजन के होंगे। मतलब उसका एक्चुअल नंबर वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या करेगा, इनका रेशियो निकालेगा। 6, 12 और 6 का अगर मैं रेशियो निकालूं, इट विल बी C1H2O1। तो ये उसका एम्पिरिकल फॉर्मूले का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है आपको इस बात का पता चल गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन क्या है इनके बीच में? रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओके, इनका आपस में रिलेशन क्या है? तो बेटा रिलेशन इनका बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, रिलेशन क्या है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो कैसे बनता है? वो बनता है n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लीजिए और उसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यहां पर n क्या है? व्हाट इज n? n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसको निकालना कैसे है? n निकालने का एक ही मेथड है कि आप मॉलिक्यूलर मास ले लीजिए, मॉलिक्यूलर मास, और उसको डिवाइड कर दीजिए एम्पिरिकल फॉर्मूला मास के साथ। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास के साथ आप उसको डिवाइड कर दीजिए, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपके पास n की वैल्यू रहेगी, उसी n की वैल्यू को एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है और यू विल गेट द राइट आंसर। ओके, अब यहां पर एक चीज और है, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार हमें मॉलिक्यूलर मास की जगह पर वेपर डेंसिटी गिवन होती है। तो अगर वेपर डेंसिटी गिवन है तो एक बात याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू ट्वाइस द वेपर डेंसिटी। ठीक है, ये वीडी का मतलब है यहां पर वेपर डेंसिटी। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो वेपर डेंसिटी का ट्वाइस होता है, और हम यहां पर कई बार अगर मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो बेहतरीन, अगर नहीं गिवन तो इस मेथड से आप इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको यहां तक की बातें क्लियर हुई होंगी। बाकी चीजें जो है वो मैं आपको प्रॉब्लम के साथ साथ ही सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम किस प्रकार की आएगी उसको समझते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि सिंपल सी प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक कोई कंपाउंड है। ठीक है, उसमें हमें उसकी परसेंटेज गिवन है। ठीक है, एलिमेंट और उसकी परसेंटेज गिवन है कंपाउंड के अंदर। ओके, परसेंटेज गिवन है, एलिमेंट है जिंक और क्लोरीन। जिंक और क्लोरीन हमें एक एलिमेंट दिए गए हैं दो। ठीक है, और इनका जो परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, वो है 47.8 और 52.2। ओके, यहां तक हमें ये चीज गिवन है। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो कंपाउंड रहेगा वो कंपाउंड 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। अगर वो 100 ग्राम होगा तो जाहिर सी बात है कि 100 ग्राम के अंदर 47.8 ग्राम जिंक होगा और 52.2 ग्राम क्लोरीन होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, अब इसको क्या करना है हमने? अब हम निकालेंगे बेटा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें मोल्स निकालने हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या रहता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास है 47.8 और नीचे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे उसके एटॉमिक मास के साथ। तो एटॉमिक मास इसका रहेगा बेटा 65। सिमिलरली 52.2 को डिवाइड कर देंगे 35.5 के साथ। ओके, तो ये आपको काम करना है, इनको डिवाइड कर देना है। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.73 और यहां पर आप लेंगे 0.46। ओके,
तो यहां पर आपके पास रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके अगला जो स्टेप रहेगा, एक यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है, ये जो है 0.76 नहीं आएगा, इट विल बी 1.46 सॉरी। ओके, अब आपको देखना है कि जो आपने रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाले, एक है जिंक का 0.73 और एक है क्लोरीन का 1.46, इन दोनों में से छोटा कौन है? छोटा है 0.73, उसी से दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका, सिंपलेस्ट रेशियो, या इसको मोलर रेशियो भी कहते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, 0.73 को 0.73 से डिवाइड कर देंगे और 1.46 को भी 0.73 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 0.73 इन दोनों में छोटा था, जो छोटा होगा उसी से डिवाइड होगा। ओके, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 1 और यहां पर आपके पास आ जाएगा 2, यहां पर आपके पास आ जाएगा 2। तो आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका बन जाएगा जिंक 1 और क्लोरीन 2। तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला है ZnCl2। इस तरीके से आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का ये जो मेथड है, ये सबसे बेहतरीन मेथड है और सबसे आसान भी है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि कई बार गलती कर जाते हैं कैलकुलेशंस में, तो आपको बस अपनी कैलकुलेशंस को सही बिठाना है। ठीक है, खास करके ये जो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं, इसमें बच्चे की गलती हो जाती है, कई बार राउंड ऑफ भी करना पड़ता है, हम राउंड ऑफ भी कर देते हैं। ओके, एक और प्रॉब्लम के साथ इसको आगे लेके चलते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास दे रखा है एलिमेंट उसका परसेंटेज। ओके, हमारे पास दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज है 26.59, हाइड्रोजन का परसेंटेज है 2.22 और ऑक्सीजन का है 71.19। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले निकालेंगे हम इनका एटॉमिक मास। सबको पता ही होगा क्या क्या होता है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 16। ओके, अभी हमें निकालने हैं इनके रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें इसका जो परसेंटेज है उसको कंसीडर करना पड़ेगा मास। मान लीजिए कि आपके पास जो कंपाउंड है उसका मास है 100 ग्राम्स, जितनी उसकी परसेंटेज होगी वही उसका मास होगा एलिमेंट वाइज। ओके, तो कार्बन का हम निकालेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, तो उसके लिए 26.59 को डिवाइड करना पड़ेगा 12 के साथ, 2.22 को डिवाइड करना पड़ेगा 1 के साथ और 71.19 को डिवाइड करना पड़ेगा 16 के साथ। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर रहेगा यहां पर आ जाएगा 2.216, यहां पर आ जाएगा 2.22 और नीचे आ जाएगा 4.45। ओके, तो अगर मैं इनको राउंड ऑफ कर दूं तो ऑलमोस्ट ये 2.22 ही रहेगा, ये 2.22 है और ये 4.44 भी हो सकता है। अभी आपने देखना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। इसको मैं मान लेता हूं 2.22, ठीक है, इसकी वैल्यू को मैं यही मान लेता हूं और इसकी वैल्यू हमारे पास यही है और इसकी वैल्यू भी हमारे पास यही है। अब इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है? छोटा है 2.22, तो हम उसी से डिवाइड करेंगे सबको फॉर द सिंपलेस्ट रेशियो। ओके, तो 2.22 से 2.22 को डिवाइड करेंगे, 2.22 से 2.22 को डिवाइड करेंगे, 4.45 से 2.22 को डिवाइड करेंगे। इसका आंसर रहेगा 1, इसका आंसर रहेगा 1 और इसका आंसर ऑलमोस्ट 2 रहेगा। ओके, इसका आंसर जो है वो ऑलमोस्ट 2 आ जाएगा। ओके, तो अभी हम निकालेंगे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके सामने है। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C1H1
और O twice। ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इस सवाल के अंदर हमें एक और चीज गिवन है, इनकी वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी दे रखी है उन्होंने 45। ओके, वेपर डेंसिटी दे रखी है 45 और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो n के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। और n कैसे निकलेगा, बाय डिवाइडिंग मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कैसे निकलेगा, यहां पर कार्बन है 1 तो आ जाएगा 12 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन है 1 तो यहां पर 1 ही आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन है 2 तो 16 इंटू 2 12 प्लस 1 प्लस 32। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 45। ये हमारे पास 45 आ जाएगा। अब हमें निकालना होता है n। n निकालने का क्या तरीका है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास और ये बन जाएगा 2 इंटू 45 अपॉन 45। 45 से 45 कैंसिल, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया, अब हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई C1H1O2, ये बन जाएगा C2H2O4। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको एग्जाम्स में आते ही आते हैं और हमेशा आते हैं। ठीक है, अगर आपके सिलेबस का पार्ट है ये चैप्टर का, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने होते हैं। ओके, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक्स में होंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सॉल्व एंड मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके, तो ठीक है, दिस इज द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी लेवल की प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं और आपको इसको सॉल्व करना होता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।